केमिस्ट्री आपके अपने चैनल में। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो बहुत ही इजी है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है और अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके देखते हो तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। जो आज मैं टॉपिक आपको कराने वाली हूँ उस टॉपिक में मेनली जो पूछा जाता है वो है न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पर तो हम तभी जाएंगे जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैंने आपको क्लासेस स्टार्ट कराई तो उस टाइम पर इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन बताकर ये बोला था कि हम लास्ट में या जब हमारा ये टॉपिक हम कवर करेंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज हमारा यही टॉपिक चलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड फैराडेज लॉ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी होंगी। तो तब भी मैंने आपको क्लियर किया था कि हमारे पास इस चैप्टर में दो तरह की सेल हम इन्वॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी थी जिसमें हमने केमिकल एनर्जी से प्रोड्यूस की थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो कौन सी रिएक्शंस के लिए थी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, यानी जिन्हें हमें सिर्फ स्टार्ट करना पड़े और वो अपने आप ही कंप्लीट जब तक ना हो जाए वो चलती ही रहे। बट आज हम जो करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनर्जी हमें मिली थी, कौन सी एनर्जी मिली थी? इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कराने में। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी थी? जो अपने आप स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट होने तक जब तक नहीं जाएंगी जब तक हम उनको एनर्जी नहीं देंगे, या जब भी हम उनको एनर्जी सप्लाई करना बंद कर देंगे वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। तो हमारा काम तो नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे ताकि हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट इज कि जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती, जिसको हमें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उन रिएक्शंस को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो किस में से पास करेंगे? एक सॉल्यूशन में से। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रोलाइट, या हम कह सकते हैं कि वहां पर भी क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि मोल्टन या फिर उसकी एक्वस स्टेट में हम उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर भी हम उसी इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि हमें दो बीकर ना लेने की बजाय कितने बीकर में अपना काम चलाना है? एक ही बीकर में। वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे दो थे। जब बीकर दो थे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए अलग बीकर था, रिडक्शन हाफ सेल के लिए अलग था। तो दोनों बीकर अलग थे, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन था वो भी क्या था? अलग था। बट यहाँ पर बीकर हमें एक मिलेगा, तो बीकर में सॉल्यूशन भी क्या होगा? एक ही होगा। वहां पर सॉल्ट ब्रिज हमने यूज किया था, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की नीड नहीं होगी क्योंकि एक ही बीकर में हमें रिएक्शन को करना है। सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये क्लियर करवा दूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फॉर एग्जाम्पल आई कंसिडर दिस बीकर। मैंने इस बीकर को कंसिडर किया, यहां पर मैंने दो रोड को पुट किया। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बट जो प्रीवियस में हमने की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहां पर क्या लिया था हमने? टू डिफरेंट बीकर लिए थे, उनको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया था? सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड ली थी, यहाँ पर हमने दूसरी इलेक्ट्रोड ली थी। यहाँ पर एक सॉल्यूशन था, यहाँ
दूसरा सॉल्यूशन था। हमने इसको किसके थ्रू अटैच किया था, यहां पर हमने इसको अटैच किया था बैटरी के थ्रू। क्लियर। बट यहां पर जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे वो किस में लेंगे, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने जो रोड ली वो ली है कॉपर की, तो सॉल्यूशन भी कौन सा होगा, कॉपर का। कॉपर की रोड ली और सॉल्यूशन कौन सा लिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड में डिफरेंस क्या होगा कि एक आपके पास क्या होगी, प्योर कॉपर की रोड, और जो सेकंड आपने रोड ली है वो कैसी होगी, इम्प्योर, और ये भी किसकी होगी, कॉपर की। बट जो इम्प्योर रोड होगी वो किसकी तरह काम करेगी, एनोड की तरह। किसकी तरह काम करेगी, एनोड की तरह। ये जो प्योर कॉपर की रोड होगी ये क्या करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम कंसीडर करें अपने अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से, तो ए पहले आएगा तो एनोड, सी बाद में आएगा तो ये कैथोड। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या पहले आता है, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड एनोड, नेगेटिव, और लास्ट हमारा क्या है कि O फॉर ऑक्सीडेशन एंड R फॉर रिडक्शन। तो O पहले आया तो ऑक्सीडेशन, ये हमारा किसके लिए था, लेफ्ट हैंड साइड सेल के लिए। बट यहां पर एक डिफरेंस होगा हमारा कि हमने एनोड को तो लेफ्ट में पुट किया, ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, सेम। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या पुट किया, एनोड। बट यहां पर जो मैं सेल कंसीडर कर रही हूं उसको हमें किससे ज्वाइन करना है, बैटरी से, और ये क्या होगा हमारा वायर। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। पहले क्या पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी वो कहां से कहां जाएगी, आपकी कैथोड से एंटर करेगी। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर फ्रॉम कैथोड। कहां से एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड से। ये जो लार्ज मैंने साइन बनाया, लॉन्ग साइन जो बनाया, ये किसके लिए है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड दिस इज फॉर नेगेटिव टर्मिनल। तो एनोड किससे अटैच हुई, पॉजिटिव से। लेकिन ये तो हमारी क्या हो गई, पॉइंट में थोड़ी सी गड़बड़ी। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि एनोड आपकी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन इस केस में एनोड और कैथोड के कुछ करने से पहले ही बैटरी डिसाइड करेगी कि उसको कहां पर इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करना है। सो पॉजिटिव टर्मिनल इज अटैच्ड टू एनोड and negative terminal of battery is attached to cathode. This is the main difference. Now एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। ये पॉइंट तो हमारा क्या निकला, सेम। मेन डिफरेंस क्या है, यहां पर एनोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। यहां हम पॉजिटिव टर्मिनल से ही किसको अटैच करेंगे, एनोड को। क्लियर। अब आते हैं अपनी मेन प्रोसेस पर कि ये हमारी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये कैसे काम करेगी, या इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगी। जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इस बीकर के अंदर प्रोसेस होगी दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और यहां पर क्या होगा, एक केमिकल चेंज। वो केमिकल चेंज क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड। एट एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स कॉपर विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो कॉपर होगी एनोड वाली रोड, ये क्या करेगी, कॉपर से Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ये प्रोसेस और
ज्यादा स्पीड से हो जाएगी या काफी टाइम के बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये रोड हमारी क्या हो गई, थिन। जिस रोड पे ऑक्सीडेशन हुआ उस कॉपर मेटल के बार बार आयंस में कन्वर्ट होने से क्या हुआ, वो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में चली गई, तो रोड क्या हो गई, थिन। बट जब हम कैथोड की रिएक्शन देखेंगे तो कैथोड का क्या हुआ, ये जो आयंस होंगे कॉपर 2 पॉजिटिव के, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। Cu2 पॉजिटिव will gain 2 electron and it will convert into copper. This is pure form. जब कॉपर की डिपोजिशन यहां बढ़ जाएगी तो ये आपकी रोड क्या हो जाएगी, थिक। 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिए, एनोड एंड कैथोड। एनोड ने ऑक्सीडेशन किया, अपने मेटल फॉर्म को आयन में कन्वर्ट किया, तो ये क्या हो गई, थिन। लेकिन यहां पर जो हमने रिडक्शन करवाया जिस रोड पर यानी कि कैथोड पर, वहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से इस एक्वस सॉल्यूशन में से यहां पर मेटल क्या हो गया, डिपॉजिट। कौन सा मेटल, कॉपर, और ये रोड आपकी क्या हो गई, थिक। क्लियर। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और जो हमारे पास थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस। पहले हमने क्या की थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम शॉर्ट में करते हुए चलेंगे, आप इसको फिर में कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट सबसे मेन जो है, हम इसकी डेफिनेशन को देखें। यहां पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट हियर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और फिर क्या होता है, केमिकल चेंज। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा आप खुद से भी बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो यहां पर कितने बीकर्स इन्वॉल्व हुए, 2 beakers are involved. How many beakers? 2. But here only 1 beaker is involved. यहाँ पर कितना बीकर है, only 1. Only 1 beaker is involved in electrolytic cell. Next, third point, अगर हम बीकर की बात करें तो बीकर पे जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर तो हमारी कंडीशन हो गई कि हमें ये क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज सेम ही लेना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रोलाइट्स मे बी सेम और डिफरेंट, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। यहां पर अगर हम यही थर्ड पॉइंट बनाए तो हमारा पॉइंट क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। कितने इलेक्ट्रोलाइट लिए हमने, सिर्फ एक। कौन सा लिया हमने, कॉपर सल्फेट। नाउ फोर्थ पॉइंट, यहां पर क्या है, एक सोल्ट ब्रिज है, बट वहां पर सोल्ट ब्रिज नहीं है। सोल्ट ब्रिज is needed, but here no salt bridge is required. यहाँ पर कोई भी salt bridge require नहीं होगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, जो मैंने आपको क्लियर किया था कि यहाँ पर एनोड पर कितना चार्ज था, नेगेटिव। एनोड वाज नेगेटिवली चार्ज, बट यहाँ पर एनोड इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। एनोड इज, या एनोड वाज, कौन सा चार्ज है एनोड पे, नेगेटिवली चार्ज्ड। बट हियर एनोड पर कैसा चार्ज है,
positive. Anode is positively charged. I think बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 6th पॉइंट, अगर हम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा रिएक्शन क्या चलती है, अपने आप, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन occur, but this is to carry out नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे रिएक्शन होती रहेगी, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना बंद किया ये क्या हो जाएंगे, नाराज और ये अपना काम नहीं करेंगे। सो दिस इज फॉर टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर carried out by this type of cell या by this cell। Now हमने ऑलमोस्ट सारे डिफरेंस के पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन कर सकते हो। अब आते हैं अपने फैराडेज लॉ पर। एक साइंटिस्ट था फेराडे, जिसने अपने 2 लॉज दिए जिनको उन्होंने एक ही नाम दे दिया और उनके आगे क्या लगा दिया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले जो उसने लॉ दिया उसको क्या नाम देंगे हम, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बजाय अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टडी करते हैं तो उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगी तो उसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसका फर्स्ट लॉ, फेराडे का। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये लॉ क्या कहता है, बोर्ड पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ, जो भी हमने अमाउंट ली है, किसकी अमाउंट, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने एक ली थी कैथोड और एक क्या ली थी, एनोड, और जब हमने इनको बैटरी से कनेक्ट किया तो ये क्या हो गई थी आपकी थिन और ये क्या हो गई थी थिक। तो यहाँ पर जो आपका मास डिपॉजिट हुआ है, सो इट इज अमाउंट डिपॉजिटेड। और अगर हमारे पास कोई भी गैस इवॉल्व हुई है तो वो क्या होगी, लिबरेटेड। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या फिर दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या तो डिपॉजिट हो या फिर गैस की फॉर्म में क्या हो, लिबरेट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, क्योंकि गैस को तो हम डिपॉजिट नहीं कर सकते, वो तो क्या हो जाएगी, गायब। तो ये क्या होगी, लिबरेट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर जितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है या गैस की फॉर्म में लिबरेट हुई है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी आपने यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी किस में से जाएगी, इलेक्ट्रोड में से। तो मेन काम किसका होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोड का। सो अब आते हैं हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पर कि हमें अगर न्यूमेरिकल मिले तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगर मैं मानूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, उसकी जो क्वांटिटी है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, एम से। इट इज मास ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस, डिपॉजिटेड और liberated at electrode, clear? So this m, mass of substance deposited or liberated is directly proportional, किसके directly proportional, quantity of electricity passed। quantity क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, क्यों कि जितना आपने करंट पास किया, कितने टाइम तक किया, वही आपके मास को डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर हम क्यू को देखें, क्यू किसके इक्वल होगा, I इंटू टी, दैट इज करंट एंड टाइम।
कि कितने टाइम के लिए हमने कितना करंट सप्लाई किया, वो क्या बताएगा, क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। जितने टाइम के लिए आपने करंट सप्लाई किया होगा वही क्या डिसाइड करेगा, क्यों को। आई को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पेयर में, टाइम को किस में, सेकेंड में, बट क्यू इज मेजर्ड इन कूलम। क्लियर। बट जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट। यहां पर जेड क्या है, कांस्टेंट। पर कई बार हम खुश होके किसी भी कांस्टेंट का क्या रख देते हैं, एक नाम। यहां पर जो फैराडे ने नाम रखा वो क्या था, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर। अब हमारे पास ये तो आ गया m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, बट अगर हम क्यू की वैल्यू पुट करें, इट इज I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। जेड को हम कैसे निकालेंगे, जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे E से, E फॉर इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। अब अगर हम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू पुट करें कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो इट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी। ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पर एसिड अगर होगा तो हम बेसिसिटी यूज करेंगे, बेस अगर होगा तो एसिडिटी यूज करेंगे। तो ज्यादा डिटेल में हम ना जाते हुए यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक मोल जो भी हमारे पास आयन होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करता है, वो ही क्या होगी, उसकी वैलेंसी। तो अगर हम यहाँ पर E की वैल्यू पुट करें, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी एंड फैराडेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर M की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z इज इक्वल टू दिस, दैट इज मोलर मास, कैपिटल M भी लिख सकते हैं। वैलेंसी इज फॉर V इंटू F एंड multiplied by I into T. This is our formula for calculation of mass या amount of substance deposited or liberated at cathode. अगर हमें यहाँ पर ECE की डेफिनेशन बतानी हो या आपको पेपर में आ जाए that what do you mean by electrochemical equivalent, ये तो प्रॉब्लम हो गई, अभी कर देते हैं सॉल्व। प्रॉब्लम नहीं है ये। जेड की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो और मैं आपको क्यू की वैल्यू क्या दे दूं, 1, दैट इज इफ क्यू दैट इज I इंटू टी इज इक्वल टू 1। 1 कब होगा, जब आपका करंट कितना हो, 1 एम्पेयर, और ये कितने टाइम के लिए फ्लो करे, 1 सेकेंड के लिए। When 1 एम्पेयर करंट इज flowed for 1 second, then this Z M will be equal to Z because Q is 1. Then this Z or electrochemical equivalent is equal to the amount of substance deposited at electrode. So अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें क्या हो गई, it is equal to the amount या mass of substance deposited or liberated at any electrode when 1 ampere current is passed through the electrolytic solution for 1 second. Clear? अब ट्राई करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल्स भी करने आ गए। यहाँ पर मैंने आपकी फॉर्मूलाज को रब नहीं किया है क्योंकि हमें इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके अपना न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है। सो हम ये लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। सबसे पहले मोलर मास जो एल्यूमिनियम का है, किसका मोलर मास, एल्यूमिनियम का, कितना है 27 ग्राम पर मोल, लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज क्यू। हमें क्या निकालनी है, क्यू, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट यूज होगी
किसमें, फेराडेज की टर्म में, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एयर। कितने ग्राम, 40 ग्राम। ये क्या हो गया, मास, दैट इज अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड। इतना मास एल्यूमिनियम का डिपॉजिट करने के लिए आपको कितना चार्ज लगेगा, क्लियर, ये हमें कैलकुलेट करना है। जो हमारे पास मोलर मास है वो कितना है, 27। अगर हम यहां से एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखें, एल्यूमिनियम किस स्टेट में होगा, +3 स्टेट में, बिकॉज Al2O3 इट विल गिव्स Al3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ये होंगे 2 और ये कितना होगा 3। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +3। It will gain 3 electron to convert into aluminium. 1 mole Al3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल, क्लियर। 1 मोल Al3 पॉजिटिव को 1 मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। सो हम यहाँ से Z की वैल्यू कैलकुलेट करें। Z इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास कितना है 27 अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी कितनी आई 3। यहाँ पर हम फेराडेज की वैल्यू पुट करते, बट इसने क्या बोला है, आपको कैलकुलेट करना है फेराडेज में ही, तो आप फेराडे की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। सो m इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, आपको निकालना है क्यू, इट विल बी इक्वल टू m अपॉन Z। m क्या है 40, Z की वैल्यू 3, ये आपका 9 से कट हो गया, ये कितना आ जाएगा, आ गई 9। एंड दिस वैल्यू विल बी, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, इट विल बी 4.44 फेराडेज। अगर ये कूलम में आपको निकालनी होती, मान लिया यहाँ पर फेराडेज में ना पूछा है, कूलम में पूछा होता, तो हम क्या करते, इस फेराडे की वैल्यू पुट करते, और ये यहाँ पे डिवाइड में था तो कहाँ चला जाता, मल्टीप्लाई में, इट विल बी दिस, और क्या आ जाती, कूलम, यूनिट क्या आ जाती, कूलम, क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जिसमें आपको करंट गिवन है, दैट इज हम इसको क्या लिखेंगे, R, बिकॉज दिस इज इन एम्पेयर। 5 एम्पेयर करंट इज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 R, बट हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में, 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड, दिस विल बी आर टाइम। 2 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट की वैल्यू हमने पुट की, और कितने सेकंड, 60, तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम। इससे हम क्या निकालेंगे, क्यू, क्यू इज इक्वल टू I इंटू टी, वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर। पूछा क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम फेराडेज की वैल्यू को रिमाइंड करें कि 1 फेराडे हमने कैसे निकाला था, या 1F की वैल्यू 96500 कूलम कैसे आई थी, तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आई थी कि 1 फेराडे मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो क्या था, 1 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन वाज 6.022 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये हमारी क्या निकली थी, 1 फेराडे की वैल्यू, दैट मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज था उसको हमने मल्टीप्लाई किया, और क्या निकला, फेराडे। तो यहाँ पर ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कि जब आप 96500 कूलम चार्ज की बात करें या 1 फेराडे की बात करें, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स will provide this much charge. This means कि हमने इतने इलेक्ट्रॉन के लिए इतना कूलम चार्ज प्रोड्यूस किया है। सो अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारा क्यू क्या आ जाएगा, I दैट इज 5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 क्या हो गया, 3600 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, वी कैन कैलकुलेट इट, 5 to the 10, तो 36000,
इतने कूलम के लिए कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ये जो कूलम था 96500 ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो 1 कूलम कितने के लिए होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 96500। बट हमें जो निकालना है वो कितने के लिए निकालना है, 36,000 के लिए। तो एक के लिए लिखना है तो 36 के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 36। दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी 2.24 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इस चार्ज के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल। क्लियर। दिस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस टाइप से भी आपसे वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ सकता है जिसमें आपको लॉन्ग कैलकुलेशन ना करके एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। सो फर्स्ट इज हमें क्या निकालना है, चार्ज, हाउ मेनी कूलम्स। दैट मीन्स हमें निकालना है क्यू आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर चार्ज देखें 4 इंटू -2 इसका हमने माना x -8 इक्वल्स टू -1, तो -1 और ये इधर गया तो +8 एंड इट विल बी +7। Mn पर कितना चार्ज हुआ, +7। इसको हमें रिड्यूस करना है Mn2 पॉजिटिव में। दैट इज हमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन कराने होंगे कि ये +7 से कहां पर चला जाए, +2 पे। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, इसको कमी। तो साथ में हम अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, सिर्फ 2 की। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड 5 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल MnO4 के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी 1 मोल Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए। सो दिस विल गिव आवर डायरेक्ट आंसर कि हमें निकालना है हाउ मेनी कूलम्स, कितने कूलम रिक्वायर होंगे 1 मोल MnO4 को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगाए तो हमें चार्ज कितना देना पड़ता है, 96500 कूलम, यानी कि 1 फैराडे हमें चार्ज लगाना पड़ता है अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हों। फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 फैराडे और 96500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड। बट यहाँ पर एक के बजाय कितने मोल चाहिए हमें, 5 मोल। तो 5 मोल में हमें कितना होगा, 1 मोल के लिए 1 फैराडे, तो 5 मोल के लिए कितना फैराडे, 5। और 1 फैराडे 96500 के इक्वल है, तो 5 किसके इक्वल हुआ, 96500 इंटू 5। आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड पर आते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट कि हमें क्या करना है, 20 ग्राम कैल्शियम, यानी कि हमारा क्या दिया होगा, M इज 20 ग्राम। अगर हम 20 ग्राम कैल्शियम के लिए चार्ज निकाले कि 20 ग्राम कैल्शियम को अगर हमें CaCl2 से प्रोड्यूस करवाना हो तो कितने कूलम चार्ज चाहिए, तो मास हो गया 20 ग्राम। अगर हम यहाँ पर Z की वैल्यू निकाले, Z इज मोलर मास, मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का, 40 डिवाइडेड बाय वैलेंसी, Ca2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, Ca। तो कितनी वैलेंसी हुई, 2, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, और इनटू में क्या आ जाएगा, फैराडे। यहाँ पर हमें कूलम में निकालना है, हम क्या करेंगे, 96500 पुट करेंगे। अब 20 ग्राम के लिए निकालना है तो M की वैल्यू 20 इज इक्वल टू Z इंटू Q। तो M इज इक्वल टू Z हमारा कितना आया, 2, एंड दिस विल बी 2 बाई 9650 इंटू ये हमारे Z की वैल्यू, Z के बाद क्या आएगा, Q, क्योंकि हमें कूलम में निकालना है। सो
निकालना क्या है, क्यू, बाकी वैल्यू आ गई। क्यू विल बी इक्वल टू 20 इंटू 9650 divided by 2. This will be cancel out 10 and it will be 96500 कूलम। क्लियर, इजी। एक बार दोबारा से देख लो इसको। मास है 20 ग्राम, एम की वैल्यू हमें गिवन है, क्यू हमें निकालना है, जेड की वैल्यू हम पुट करेंगे। जेड की वैल्यू कैसे आएगी, मोलर मास जो कि कितना है 40, वैलेंसी कितनी आई 2, फेराडेज 96500, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और हमारा क्या आ गया, क्यू के लिए हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर।